So we're going to be completing organism and population in one shot. Okay, so first of all, we don't have this organism wala part, right, for this board 2026. So we're going to move on to the population part. Starting off with populations, first we have population attributes. Now attribute के अंदर we have to remember that population होती क्या है. For example, you have any kind of ecosystem, जिसके अंदर any kind of ecosystem के अंदर you will see that there is a population. कोई भी अकेला रह नहीं सकता. Okay, so they all have to be together and share, compete for same resources, potentially interbreed. Interbreed का मतलब over here does not just mean sexual reproduction, it also means asexual reproduction also. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है all the cormorants in wetland, rats in the abandoned dwelling, teakwood in forest tract, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, लोटस इन प्लांट पॉन्ड, एंड ये सब क्या एग्जांपल्स किसके होते हैं, पॉपुलेशन के एग्जांपल्स हो गए. ठीक है. फिर हमारे पास आता है पॉपुलेशन होती क्या है, सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो इसके अंदर हमारे पास एक होता है डेथ. ठीक है. एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए क्या बोलेंगे, दिस पर्सन हैज डाइड. लेकिन अगर एक पॉपुलेशन पूरा एक पॉपुलेशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेथ रेट, सिंपल से. एंड फॉर दिस बर्थ ऑल्सो सेम थिंग, बर्थ एक पर्सन के लिए बर्थ होता है, लेकिन अगर पूरे बहुत सारे लोग रहेंगे तो उसके अंदर क्या है, बर्थ रेट. ओके. So a population has certain attributes where individual organism के लिए हम लोग birth and death यूज करते हैं, लेकिन population के लिए हम लोग birth rates and death rates यूज करेंगे. In a population, if the rates refer to, हाँ, these rates refer to, अब जो rate यूज करें हम लोग वो per capita के लिए यूज करते हैं. Okay. Now, for example, एक इसके अंदर question भी ऐसे ही आ जाता है उठा के. In a pond, if there are 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants will be added. So 8 new plants है by 20 पहले थे. So अभी कितने हैं, 8. फिर पहले कितने थे, 20. तो is equal to 0.4 offsprings per lotus per year. Okay. Same thing we'll do for this. Four individuals in a laboratory. Population, if 4 individuals in a laboratory, population of 40 fruit flies died during a specified time interval. तो जो डेथ रेट है इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड वुड बी 4 कितने थे इंडिविजुअल्स, और उसमें से कितने 40 फ्रूट फ्लाइज, 4 ऑफ देम डाइड इन 40. तो 40 टोटल थे, कितने मरे, 4. तो 4/40 दैट इज 0.1. फिर हमारे पास अनदर एट्रीब्यूट आता है ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो. सो सेक्स रेशियो का मतलब कितना होता है, फीमेल्स एंड मेल्स, कितना परसेंट फीमेल्स का है, कितना परसेंट मेल्स का है. अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस. इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज गैप, और ये जो भी तो जो स्ट्रक्चर होता है वो एक एज पिरामिड होता है. एज पिरामिड क्या होता है, अ पॉपुलेशन कोई भी टाइम के अंदर जो कंपोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, कोई डिफरेंट एज के इंडिविजुअल, जैसे एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एक होता है रिप्रोडक्टिव, और एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे लोग, रिप्रोडक्टिव मतलब हमारे टीन्स लोग, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो ओल्ड एज वाले होते हैं. ठीक है. नाउ जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये क्या होता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये क्या, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो बच्चे हैं बिफोर प्यूबर्टी. ठीक है. सो कोई भी अगर हम लोग ऐसा कोई ग्राफ ऐसा कुछ बनाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास, हाँ, if the age distribution percent individuals of a given age group is plotted for the population, the resulting structure, जो स्ट्रक्चर बनता है वो एज पिरामिड होता है. तो इसको क्या बोलेंगे ना, एज पिरामिड बोलते हैं. फॉर द पॉपुलेशन द एज पिरामिड्स जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है. ये क्या है, एक्सपांडिंग वाला. ठीक है. एक्सपांड मतलब देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव. इसके अंदर क्या है, स्टेबल मतलब सब कुछ इक्वल है. और डिक्लाइनिंग मतलब सबसे कम क्या होगा, सबसे कम क्या है, बच्चे सबसे कम है. उसके बाद मिडिल में ये ज्यादा है, फिर वापस डिक्लाइन होता है, तो डिक्लाइनिंग है ये टेक्निकली. ठीक है. तो स्टेबल, डिक्लाइनिंग या तो ग्रोइंग. Now, the size of the population tells us a lot about the status in the habitat. Whatever the ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of the competition with other species, the impact of a predator, or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any stage of population size. अब हम लोग देखते हैं the size के बारे में बताएंगे. In nature, could be as low as less than, एक example आ गया, less than 10 which is Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year. Size के बारे में बात करेंगे तो low as लेस देन 10 किसका, साइबेरियन क्रेन्स एट भारतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर, या तो मिलियन के अंदर भी जा सकते हैं जैसे क्लैमिडोमोनास इन पूल. फिर पॉपुलेशन साइज, टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. सो अभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज बेसिकली पॉपुलेशन की जो साइज बोलते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन साइज, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से. ठीक है. एन से डिनोट करते हैं. नाउ नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली. ठीक है. नंबर से ही हम लोग को करने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे 10 हो गया था, इसके अंदर 10 लोग हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एरिया के अंदर कितने लोग हैं, 10 लोग. लेकिन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन नंबर्स के साथ हम लोग कर सकते हैं. ऑल द नंबर इज जनरली द मोस्ट, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर, टोटल नंबर. बट इन सम केसेस इट कैन बी मीनिंगफुल. कैसे, बिकॉज इन एन एरिया फॉर एग्जाम्पल देयर आर 200 कैरेट ग्रास. ठीक है. तो एक एरिया देखो 200 कैरेट ग्रास है, ये क्या हो गया, हमारे कैरेट ग्रास है. लेकिन एक क्या है, बनियान ट्री है. अब बनियान ट्री एक है, लेकिन कैरेट ग्रास 200 है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ऑल्सो रिमेंबर कैरेट का वो क्या है, साइंटिफिक नेम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस. बट ओनली सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद अ लार्ज कैनोपी स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान इज वेरी लेस. तो इसका तो एक है, लेकिन इसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, कैरेट ग्रास. लेकिन इसका जो रिलेटिवली इंपैक्ट है इकोनॉमी इकोसिस्टम के अंदर, जिसका इसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा, राइट. सो कैरेट ग्रास अमाउंट एस्टिमेटेड ऑन, हाँ, द रोल ऑफ द बनियान इन दैट कम्युनिटी इज मोर. तो इन सच केसेस द पर पर्सन कवर और बायोमास, कितना बायोमास ले रहा है, ऑब्वियसली इसका ज्यादा बायोमास है, राइट. ये ट्री का क्या है, ज्यादा बायोमास. सो इन दिस केस वी यूज बायोमास एज अ मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज. टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन easily adoptable measure if the population is huge. अब अगर ह्यूज पॉपुलेशन रही है और काउंटिंग इम्पॉसिबल है तो अगेन टोटल नंबर विल नॉट बी. अच्छा, अब इसके अंदर देखो, सी व्हाट अबाउट बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट के अंदर कैन यू काउंट इट, 1 2 3 करके यू कांट काउंट इट, राइट. सो इसके अंदर यू डोंट नीड टू नो द एब्सोल्यूट. sometimes for ecological investigations there is no need to know the absolute population densities. relative density मतलब इतने में कितना है, इतने में बैक्टीरिया कितना है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं कि कितना ज्यादा डेंसिटी है. सो फॉर एग्जांपल ये क्या होता है, इसका एग्जांपल दिया है, the number of fish caught per trap is good enough measure to know its total population density in a lake. We are most obliged to estimate. अब एक और एक चीज है,
टाइगर सेंसेस इन द नेशनल पार्क्स कैसे पता चलते हैं? दो चीज से, बग मार्क्स एंड fecal pellets. Okay, next we move on to population growth. अब population growth के अंदर क्या है? Population growth के अंदर we have this natality, mortality, immigration and emigration. Quickly I'll say then. See, natality is birth rate. तो birth rate मतलब प्लस कितने? birth rate means प्लस, mortality मतलब डेथ रेट तो नेगेटिव, इमिग्रेशन मतलब एक कंट्री के अंदर आना, सो क्या होता है वो प्लस होता है, और इमिग्रेशन मतलब जाना तो नेगेटिव. ठीक है, तो natality refers to the number of births during a given period in the population that are added into the initial density. Initial density के obviously हम लोग ऐड करेंगे because it is the number of births during a given period of time. Then mortality is the number of deaths in the population in a given period of time. Then immigration क्या है? Number of individuals of the same species के individual जैसे humans, तो same species that have come into the habitat from elsewhere, मतलब कहीं और से हम लोग कहीं और से हमारी habitat के अंदर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? Addition हो रहा है of the species during the time period under consideration. फिर immigration क्या है? Number of individuals of the population who left the habitat, जो जा रहे, ठीक है, and gone elsewhere during the time period under consideration. ठीक है, so this is what this it's saying. Immigration मतलब आना, for emigration मतलब जाना, mortality मतलब population के अंदर आना, mortality मतलब death rate मतलब जाना. Now the equation is n is the population density at the time t and the density at time is t plus 1. ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? n t plus 1 is equal to n t plus b plus i मतलब पॉजिटिव वाला वैल्यू, राइट, एंड d प्लस ई और नेगेटिव वाला वैल्यू, मतलब बेसिकली b प्लस i माइनस d प्लस ई. ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है. ऑल्सो रिमेंबर दैट अगर b प्लस i ज्यादा है d प्लस ई से, तो ऑब्वियसली बात है, बर्थ रेट भी ज्यादा हो रही है, इमिग्रेशन भी ज्यादा, तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर ये ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, सो दैट्स इट. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोथ मॉडल्स. ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं? डज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल पैटर्न? वी हैव बीन कंसर्न्ड विद द अनब्रिटल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स created by it in our country. It is therefore natural for us to be curious. ये blah blah. तो अब हमारे पास पहला आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. रिसोर्स एंड फूड अवेलेबिलिटी. अगर हमारे पास अनलिमिटेड है, खाना सब कुछ अनलिमिटेड है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन रुकेगी क्यों? ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाएगी, राइट, फुल्ली इन इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, तो बढ़ती जाएगी और स्टॉप ही नहीं होगी. तो इसके अंदर क्या मिलता है हम लोग को? एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन के अंदर इंक्रीज होती जाएगी. इंक्रीज मतलब ऐसे इंक्रीज होगी, जे शेप कर्व के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, स्टॉप नहीं होगी. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हिच हैज नो एंड. नाउ इसमें क्या होता है? इफ अ पॉपुलेशन साइज n, द बर्थ रेट्स नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड एज b, तो ये b बर्थ रेट है और d इज योर डेथ रेट. तो the increase or decrease in n during a period of time, so the increase or decrease in n during a period of time will be given as dn by dt is equal to b minus d into n, और ये b minus d को क्या बोलते हैं हम लोग? r, and r is your b minus d, तो it will be equal to r n, ऐसा. ठीक है, so dn by dt is equal to r n, और ये कौन सी है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल के लिए इक्वेशन ये है. ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन के अंदर जो r है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर चूजिंग असेसिंग इंपैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. फिर अब हमारे पास आता है r की वैल्यूज. r की वैल्यूज है 0.015, याद रखना 0.015. r इज 0.015 फॉर फ्लोर बी, अच्छा, फॉर नॉर्वे रैट के लिए r क्या है? 0.015, एंड फॉर फ्लोर बीटल r इज 0.12. फ्लोर बीटल के लिए 0.12 एंड रैट के लिए 0.015. द r वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन वाज 0.0205. ठीक है, नाउ the above equation describes the exponential or geometric growth pattern of a population and results in a J-shaped curve. ये दिख रहा है, ये J-shaped curve में result कर रहा है, right? And then एक और चीज़ है इसके अंदर, एक और equation आती है. If you are familiar with the basic calculus, you can derive the integral form of the exponential equation as same thing. हम लोग कैसे लिख सकते हैं? nt is equal to n0 e raised to rt. ठीक है, ये another equation है. अब nt क्या है? Population after time t. n0 मतलब at time 0. r is the intrinsic rate of natural increase. e is your basic logarithm function, वो सब. ठीक है, उसकी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम. कम टाइम के अंदर वो ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं. यू कैन सी कम टाइम के अंदर ज्यादा इंक्रीज कर रहा है. नाउ Darwin showed that even a small growing animal like elephant, slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in absence of checks. The following incident is how fast a huge population could build up when growing exponentially. लेकिन in reality क्या होता है? ये फालतूगिरी बेसिकली इसमें बोल रहा है क्या है ना, इन दोनों एग्जांपल दे रहा है ना. लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स disposal unlimited resources. Obviously हमारे जो अर्थ के अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, राइट, सो वी ऑलवेज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है? इट परमिट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, ये बहुत ही फालतू की बात है बिकॉज वी डू नॉट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज. वी हैव लॉजिकली देखेंगे तो लॉजिस्टिक ग्रोथ यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज. नाउ दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इवेंचुअली द फिटेस्ट विल सर्वाइव. ठीक है, so in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number and beyond which no further growth will be possible. So this is called nature's carrying capacitance. एक उसके अंदर कितने, सिर्फ अगर 10 लोग बैठ सकते हैं तो सिर्फ 10 लोग ही बैठ सकते हैं. उसके बाद जो आगे के 11th पर्सन रहेगा वो मर जाएगा, राइट. So this is called your nature's carrying capacitance K. A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase. तो पहले एक lag phase रहेगा, फिर accelerating phase, accelerating and then फिर deceleration. ठीक है, and then finally asymptote will be
constant when the population density reaches the carrying capacity. ठीक है, now we have a plot of n in relation to time t will be resulting in a sigmoid curve. दूसरा वाला क्या था, J shaped curve. ये क्या है, sigmoid curve. This type of population growth is called World logistic growth वाली population. Okay, World logistic growth, and it is described by the equation dn by dt Rn. इसके अंदर क्या आ गया, k minus n by k, और k क्या है, carrying capacity. ठीक है, now life history variation के अंदर क्या, population evolved to maximize their reproductive fitness, also called as Darwin's fitness. Reproductive fitness को क्या बोलते हैं लोग, Darwin fitness, higher R value in which the habitat that they live. Under a particular set of selection pressures, organisms evolve towards their most efficient reproductive strategy. Some organisms breed only once. ठीक है, तो अब इसके अंदर एक ही बार ब्रीड करते हैं, once in their lifetime, that is Pacific salmon fish. Pacific salmon fish एक ही बार ब्रीड करती है, and bamboo. So two examples, Pacific salmon fish plus bamboo, ये only one time ब्रीड करते हैं, या तो many times दूसरे ब्रीड करते हैं, जैसे most animals, मतलब most birds and mammals. और उसमें क्या होता है, दूसरे क्या करते हैं, ब्रीड many times during the lifetime, that is birds and mammals, है ना. अब क्या है, some produce a large number of small size offspring, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं. किसके होते हैं वो, ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस. तो याद रखना, ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस के छोटे छोटे बच्चे होते हैं. ठीक है, और बहुत सारे होते हैं. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स. और दूसरे क्या होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, जैसे हम लोग बर्ड्स, मैमल्स, उनके क्या होते हैं, स्मॉल नंबर लेकिन बड़े, ऐसे करके याद करो, स्मॉल लेकिन बड़े बड़े. ठीक है, फिर ecologists suggest that the life history traits of an organism have evolved in relation to the constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. Evolution of life history traits in different species is currently an important area. ठीक है, now next topic is population interaction. Can you think of any natural habitat जिसके अंदर single species रहती है, ऐसा कुछ है नहीं, right? So in this situation कोई ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती. ठीक है, now for any species the minimal requirement is one or more species that it can feed on. Even a plant species makes its own food, cannot survive alone. इनको भी क्या चाहिए, soil के microbes चाहिए रहते हैं, so that they can break down this matter, है ना, organic matter in soil and return the inorganic nutrients to the plant, है ना. And it is how the plant will manage pollination without harm. Also plant manage कैसे करेगा pollination, obviously it needs an animal agent, right? So सब कुछ animal, plants, microbes कुछ भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, right? So even in minimal conditions they have to interact with each other. अब इसके अंदर एक चीज याद कर लो कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो जो पॉजिटिव होता है वो किसके लिए होता है, बेनिफिट के लिए. ठीक है, एक स्पीशीज की बेनिफिशियल हो रहा है, और अगर नेगेटिव है तो वो किसी का नुकसान हो रहा है. बस याद करो, पॉजिटिव मतलब फायदा और नेगेटिव मतलब नुकसान. अब अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा हो रहा है. अगर दोनों का भी नेगेटिव, दोनों का भी नुकसान है, तो वो किसमें होता है, कॉम्पिटिशन के अंदर. एक का फायदा एक का नुकसान, प्रेडेशन के अंदर. एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म. ठीक है, एक होता है प्रेडेशन और एक है पैरासिटिज्म. दोनों के अंदर एक का फायदा और एक का नुकसान होने वाला है. एक का फायदा और एक का कुछ भी नहीं, मतलब ना ही नुकसान ना ही फायदा, उसका कमेंसलिज्म होता है. और एक का नुकसान और एक का कुछ भी नहीं, वो एमेंसलिज्म होता है. सो अब प्रेडेशन इज अ फर्स्ट थिंग, राइट. अब प्रेडेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या है, यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल्स. ठीक है, जो एनर्जी की, मतलब ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट ने एनर्जी ली. अब एनर्जी लेके अब किसको देगा, आगे वाले इंसान को, आई मीन हर्बीवोर्स को देगा, राइट. सो इट इज द प्रेडेटर्स. क्या होता है, प्रेडेटर्स क्या करते हैं, एक लेवल का, जैसे ये खाएगा बर्ड, राइट, दिस बर्ड विल ईट द फूड, मतलब प्लांट का फूड. फिर ऐसे लेके क्या होगा, दूसरा ईगल इसको खाएगा, फिर दूसरा ऐसे करके. तो क्या हो रहा है, प्रेडेशन के अंदर हायर ट्रॉपिक लेवल से लोअर. You can think of predation as nature's way of transferring to higher trophic levels the energy which is fixed by plants. ठीक है, when we think of predator and prey, most probably हम लोग को टाइगर एंड डियर भी निकलता है, लेकिन obviously sparrow eating seed भी predation ही है, right? Predator ही है वो. Now अब दूसरा आता है हमारे पास conduits for energy transfer across tropic level. तो predators क्या करते हैं, help as conduits of, मतलब ट्रांसफर क्या करते हैं, एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल्स. प्रेडेटर प्ले अनदर इंपॉर्टेंट रोल एज वेल. तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है. सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है, प्रे विल कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, राइट. पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल का एग्जांपल क्या है, प्रिकी पियर कैक्टस. सो एक जगह के क्या हो गया था, जो प्रिकी पियर कैक्टस है, ऑब्वियसली वो राइट, प्रिकी होता है, शार्प होता है, तो बहुत सारे फैल गए थे, राइट. सो इट हैड एन एनॉर्मस इंक्रीज, मतलब पॉपुलेशन का एनॉर्मस इंक्रीज हो गया था. उसमें क्या होता है, द प्रिकी पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s. क्या हो गया था, कॉज्ड हैवक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस में हो गए थे, मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में हो गए थे इन द रेंजलैंड. अब उसके बाद क्या आया, इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल. किससे, कैक्टस फीडिंग प्लांट, दैट इज अ मॉथ को जैसे लाया, तो कैक्टस की जो कंट्रोल थी, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, राइट. पॉपुलेशन वाज अंडर कंट्रोल. नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर पास्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन. मतलब प्रेडेटर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके अंदर, मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन. मतलब जो अगर बहुत सारे स्पीशीज रहेंगे और एक ही चीज को हम लोग एक ही चीज को खा रहे हैं, अब प्रेडेटर्स आएंगे तो ये स्पीशीज को खत्म कर देंगे. तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है, राइट. कंपटीशन डिक्रीज कर रहा है. सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीशीज इन द रॉकी. अब इसका भी एग्जांपल है, ठीक है. तो एग्जांपल क्या है, द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट. जो स्टारफिश, अब स्टारफिश का एग्जांपल याद कर लो. तो एक स्टारफिश थी, ठीक है, एक स्टारफिश थी. अब जो स्टारफिश थी, ठीक है, पिसास्टर इसका नाम था, पिसास्टर. अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के अंदर जो स्टारफिश थी, पिसास्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर. किसके लिए, इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट. ठीक है, जैसे ही इनको रिमूव किया गया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ,
जो स्पीशीज थे 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स वो एक्सटिंक्ट हो गए इन एन ईयर बिकॉज ऑफ द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन इन्वर्टिब्रेट्स। मतलब इन्वर्टिब्रेट्स इतने ज्यादा हो गए थे, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स बहुत ज्यादा थे और वो एक दूसरे से कंपटीशन करके क्या हो रहे थे, कंपटीशन करके खत्म हो जा रहे थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारे साथ है इफ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे। अगर ये अब क्या होता है, प्रेडेटर ने ज्यादा खा लिया और सबसे प्रे को ही खत्म कर दिया तो ऑब्वियसली प्रेडेटर भी खत्म हो जाएगा, राइट। नाउ हमारे पास आता है प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्वड वेरियस डिफेंसेस। अब प्रे ने भी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म बना चुके हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है, जो इंसेक्ट्स होते हैं एंड फ्रॉग्स होते हैं उसने क्या कर दिया अपना क्रिप्टिकली कलर्ड, मतलब जो कैमोफ्लेज कर सकते हैं। कैमोफ्लेज मींस अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय प्रेडेटर्स, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड है समर पॉइजनस एंड देयरफॉर आर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स। फिर मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है वो बहुत ही डिस्टेस्टफुल होता है, बहुत गंदे टेस्ट के होते हैं, तो फिर अपना जो प्रेडेटर होता है वो खाना ही नहीं पसंद करता इसको, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल केमिकल होता है प्रेजेंट, कौन सा, जो वो अपना वीट के अंदर ही खा लेते हैं। मतलब जब वो वीट खाते रहते हैं ना तो वो पॉइजनस वीट होती है, तो उसके अंदर अपना जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो बहुत ही गंदी टेस्ट होती है। तो ये सब हमारे दो तरीके के हमारे पास मेथड्स है जिसमें प्रे हमारा प्रेडेटर से दूर रह सकता है। अब क्या होता है, अब ये क्या है, एक प्लांट का डिफेंस। अब प्लांट तो घूम ही नहीं सकते, राइट, तो उनके उसमें नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफेगस फीडिंग ऑन प्लांट सैप। तो जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो फाइटोफेगस होते हैं, क्या होते हैं, फीड करते हैं प्लांट सैप के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्लांट्स तो घूम नहीं सकते, राइट, सो इसके अंदर अपनी खुद की लोग क्या करते हैं, दे कांट रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, सो दे हैव इवॉल्वड एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मतलब दिखने में, और केमिकल डिफेंस मतलब केमिकल वाले डिफेंसेस वो लोग ने हर्बीवोर्स के अगेंस्ट कर चुके हैं। अब क्या होता है उसके अंदर, थॉर्न्स जो होता है, जिसके किसके अंदर थॉर्न्स होते हैं, अकाशिया एंड कैक्टस के अंदर थॉर्न्स होते हैं। कौन से अकाशिया एंड कैक्टस के अंदर क्या होते हैं, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मींस, मॉर्फोलॉजिकल मतलब दिखने का तरीका, ठीक है, मींस ऑफ डिफेंस। अब मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल, मैंने क्या बोला, मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल। अब केमिकल के अंदर क्या है, मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स लाइक जिसके अंदर वो जो हर्बीवोर खाता है ना वो सिक हो जाता है, इनहिबिटिंग फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट द रिप्रोडक्शन और इवन किल इट, ठीक है, तो किल भी कर सकता है हर्बीवोर को। जैसे कैलिट्रोपिस है इन अबैंडन्ड फील्ड, ठीक है, दिस प्लांट विल प्रोड्यूसेस बहुत पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जिसके अंदर हर्बीवोर मर सकता है, ठीक है, तो हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, ठीक है, ऑल दिस ओपियम, वो सब क्या करता है, वो सब एक जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम लोग उसको है ना ड्रग वो सब के लिए यूज कर लेते हैं। अब प्रोड्यूस्ड एक्चुअली फॉर डिफेंस, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। अब आता है हमारे पास कॉम्पिटिशन, तो हमारा प्रेडेशन जो है, प्रेडेशन बहुत ही ईजी था। इसमें हम लोग क्या क्या याद करना है, प्रेडेशन के कौन से बेनिफिट्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर्स क्या क्या, रेड कलर के अंदर जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर्स है, वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल्स, द एनर्जी व्हिच इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स, उनको क्या करते हैं ट्रॉपिक लेवल से हायर प्लांट से हायर ट्रॉपिक लेवल से भेजते हैं। फिर दूसरा क्या था, प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद उसका एग्जांपल, प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल का कौन सा एग्जांपल है, प्रिकी पियर कैक्टस किसमें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग को मिले थे, जिसके अंदर कॉज्ड हैवक बाय स्प्रेडिंग इनटू मिलियंस। फिर प्रिकी पियर कैक्टस को किसने कंट्रोल किया, मॉथ ने, है ना, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। फिर दूसरा आता है, दूसरा इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल एंड आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट आल्सो रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। उसके उसके एग्जांपल क्या था, कौन सा था, स्टारफिश, तो स्टारफिश डिजास्टर, जब वो इंपॉर्टेंट प्रेडेटर इसको जब निकाल दिया तो कितने 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटेंट हो गए, राइट। देन वी हैव प्रेडेटर के अंदर अब प्रेडेटर प्रे को खाता है तो प्रे को अपना है ना सेल्फ डिफेंस भी बनाना है, तो डिफेंस कौन से दो तरीके के डिफेंस होते हैं, एक होता है कैमोफ्लेज करता है, दूसरा कौन सा होता है, पॉइजनस बन जाता है खुद ही। तो पॉइजनस का एग्जांपल क्या था, मोनार्क बटरफ्लाई, है ना। फिर हमारे पास आता है प्लांट का डिफेंस भी हम लोगों ने दो तरीके के डिफेंस लर्न किए, मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस, ठीक है। नाउ वी हैव कंपटीशन के अंदर फर्स्ट हम लोग को टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, मतलब सेम रिसोर्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज कॉम्पीट कर सकते हैं। जैसे फ्लेमिंगोस एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज है और साउथ अमेरिकन फिशेज इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो फ्लेमिंगोस बाहर से भी अटैक करते हैं जू प्लैंक्टन के ऊपर और फिशेज अंदर से भी अटैक करते हैं, तो जू प्लैंक्टन इज देयर कॉमन मील, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि रिसोर्सेज नीड कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस इन व्हिच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। एक स्पीशीज रहेगी तो दूसरी स्पीशीज से कंपैरेटिवली लो हो जाएगी, राइट, लो फिटनेस रहेगी, ठीक है। सो इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोंस्ट्रेट एज गॉस ने बोला क्या, लिमिटेड when the resource are limited the competitively superior species will eliminate the other species। अगर लिमिटेड खाना रहता है, खाना लिमिटेड रहता है तो एक जो रहती है ना, एक छोटी सी, जैसे ये खाना है तो बहुत सारी स्पीशीज है ना खाना के लिए कम्पीट करेगी और ये जो छोटी सी स्पीशीज है उसको एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एबिंगटन, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है, एबिंगटन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड के अंदर एबिंगटन टॉर्टोइस होता है, लोग क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए बिकॉज ऑफ द गोट्स, ठीक है। तो गोट्स आके क्या करे, गोट्स आके एबिंगटन टॉर्टोइस को एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दूसरा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह है, ठीक है, एक जगह हो गई, ठीक है। अब एक जगह के अंदर बहुत ज्यादा छोटे सुपीरियर वाले रहेंगे और फिर एक इंफीरियर वाले भी है। इंफीरियर मतलब कम क्वांटिटी, सुपीरियर मतलब ज्यादा क्वांटिटी। अब क्या होता है, अगर हम लोग ने सुपीरियर क्वांटिटी वाली निकाल दी, ठीक है, ये निकाल दी और फिर इसको छोड़ दिया, ये छोटी वाली तो ये इतना ज्यादा वो करेंगे कि ये एक रिलीज करेंगे, ठीक है, अपने आप को रिलीज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज जिसके अंदर है, और वो जो छोटी सी स्मॉल स्पीशीज है वो एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक छोटी सी जगह पे रह रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीशीज, सो इज फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज
कब एक्सपांड करती है अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली, व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज है एक्सपेरिमेंटली रिमूव। तो ये जो बाकी की स्पीशीज है उसको रिमूव कर दिया तो क्या करेगी ये, बाकी की स्पीशीज जो छोटी सी इंफीरियर वाली स्पीशीज है वो एक्सपांड करेगी, ड्रामेटिकली एक्सपांड करेगी। डन, तो ये पैराग्राफ डन। नेक्स्ट वी हैव कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑन रॉकी सी लैंड। तो कॉर्नेल की जो एक्सपेरिमेंट थी वो क्या शो करी थी, जो रॉकी सी लैंड है, किसमें, रॉकी सी कोस्ट ऑफ व्हाट, स्कॉटलैंड, द competitively superior barnacles जो balanus barnacles थे, ठीक है, competitively superior balanus जो थे ना, ऐसे समझ लो कि ये barnacle थे बड़े बड़े superior वाले barnacle, dominates the intertidal area के अंदर कौन, जो छोटे छोटे वाले barnacles होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटामिलस वाले जो छोटे छोटे barnacles थे उनको क्या करी थी ये स्कॉटलैंड के अंदर। एक सी अगेन एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रॉकी सी लैंड के अंदर जो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड उसमें क्या था, जो सुपीरियर बर्नाकल थे, सुपीरियर बर्नाकल कौन सा, बैलेनस, वो क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे स्मॉल वाली बर्नाकल को, दैट इज कॉल्ड कैटामिलस वाले, ठीक है। अब जनरली herbivores and plants appear to be more adversely affected by the competition than carnivores, ठीक है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अब नेक्स्ट आता है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसका क्या स्टेटमेंट है, दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडेफिनिटली, एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वाली, जो इंफीरियर वाली होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। मतलब अगर दो स्पीशीज रह रहे एक साथ, जो एक साथ रह रहे उसमें जो सुपीरियर वाली है वो इंफीरियर वाली को खा जाएगी, मतलब एलिमिनेट कर देगी, तो बची ही नहीं रहेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो सुपीरियर वाली है सुपीरियर वाली बची रहेगी, इंफीरियर वाली खत्म हो जाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाट एक्सक्लूड कर रही है प्रिंसिपल, ठीक है। सो गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब क्या होता है हमारे पास, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, रिसोर्सेज अगर लिमिटिंग होते हैं तो ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दूसरा आता है व्हाइल दे डिड नॉट रूल आउट द, ओके, अब दूसरा आता है को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। किसी और ने बोला कि को एग्जिस्टेंस भी हो सकता है रादर देन एक्सक्लूजन, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सक्लूड कर लेते हैं, को एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। जैसे वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टिशनिंग। अब रिसोर्स पार्टीशन के अंदर एक रिसोर्स रहता है उसको पार्टीशन कर देते हैं, ये वाला इंसान ये खाएगा और दूसरा वाला इंसान ये खा ले, सो पार्टीशनिंग बोला, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोएग्जिस्टेंस होता है rather than exclusion. One such mechanism is resource partitioning, जिसके अंदर टू स्पीशीज है वो compete for the same resource, but if two species could compete for the same resource, क्या करते हैं, they can avoid competition by choosing for instance different times for feeding or different foraging patterns। मतलब एक टाइम पे ये फीड करेगा, फिर दूसरे टाइम पे जब ये खत्म हो जाएगा फिर दूसरे जाके फीड करेगा, राइट। सो डिफरेंट फीडिंग टाइम्स के हिसाब से they can do resource partitioning। तो मैकआर्थर showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree। अब एक याद करो इसमें 5 different species, 5 different species, 5 different species of warblers living on the same tree के अंदर 5 different species of warblers थे। To avoid the competition they coexisted due to the behavioral differences in the foraging activities, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया of resource partitioning, ठीक है। नाउ वी हैव पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है, सी, तो अब हम लोग ने दो चीज कंप्लीट कर दी, एक्चुअली 3 चीज यार, प्रेडेटर्स, कंपटीशन, अच्छा 2 थिंग्स वी हैव फिनिश्ड। अब 2 और चीज बाकी, दैट इज पैरासिटिज्म एंड लास्ट वन विल बी म्यूचुअलिज्म। अच्छा, नाउ इन पैरासिटिज्म मतलब क्या होता है, जैसे वो लाइस हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक का फायदा होता है एक का नुकसान होता है, ठीक है। सो कंसीडरिंग द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स, फ्री लॉजिंग मतलब फ्री में वो लोग घूमेंगे, फ्री में लोग खाना खाएंगे। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्वड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टेब्रेट्स। many parasites have evolved to be host specific, they can parasitize only specific species। तो कुछ पैरासाइट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ होस्ट को ही यूज कर सकते हैं, इन सच वे दैट बोथ द होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को-इवॉल्व होएगा। If the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite, तो the parasite also will evolve mechanism, parasite को भी evolve करना पड़ेगा, तो दो they both will co-evolve। अब क्या होता है, for example इसके अंदर now adaptation of parasites such as loss of unnecessary organs, जो unnecessary organs है वो evolve होके क्या कर दिए, loss कर दिए। so loss of unnecessary organs, presence of adhesive organs or suckers to क्या cling on the host, so they have got suckers to cling on the host। then loss of digestive system because they do not need a digestive system, they are depending on the host। high reproductive capacity, reproduct करने, तो क्या क्या चीजें, first हो गया हमारा loss of unnecessary sense organs, second है presence of suckers to cling on the host, third है अपना लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फोर्थ इज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ठीक है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स ऑफन कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड इन्वॉल्विंग वन या तो 2 इंटरमीडिएट होस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर लिवर फ्लूक के अंदर ट्रेमेटोड पैरासाइट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो 2 इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर डिपेंड करता है, जैसे स्नेल एंड फिश। तो ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन फिश एंड द स्नेल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, एंड मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन एंड मस्कीटो के ऊपर डिपेंड करता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने। मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन एंड मस्कीटो एंड लिवर फ्लूक फिश एंड स्नेल। अब आते हैं हमारे पास पैरासाइट्स दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। तो एक्टोपैरासाइट्स को क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स को बोलते हैं जो एक्सटर्नल सरफेस पे अपना लिव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके एग्जांपल क्या है, लाइस ऑन द ह्यूमन हेड, टिक्स ऑन द डॉग, कोपॉड्स ऑन मैराइन फिश एंड कस्कटा ऑन हेज प्लांट्स। 4 एग्जांपल्स है, लाइस ऑन हेड टिक्स ऑन डॉग, कोपॉड्स ऑन मैराइन फिश एंड कस्कटा ऑन द हेज प्लांट्स। कस्कटा क्या है, डज नॉट हैव एनी, ठीक है। इसमें क्या
क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो कस्कटा प्लांट के खुद के पास उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं सो दैट दे कैन ईट देयर न्यूट्रिशंस। अब देखो ये पूरे एग्जांपल्स हो गए। अब हमारे पास आता है एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स क्या होता है? एंडोपैरासाइट्स आर बेसिकली जो लिव इन द होस्ट, लिव इनसाइड द होस्ट एट डिफरेंट साइट्स, जैसे लिवर के अंदर लिव कर लेंगे, किडनी, लंग, रेड ब्लड सेल्स, वो सब। साइकिल्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। अब वो अंदर लिव करते हैं तो उनके पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फसाइजिंग ऑन द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब क्या है, ठीक है, देन वी हैव ब्रूड पैरासिटिज्म। अब ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होती है? ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, जिसके अंदर ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है, पैरासिटिक बर्ड्स क्या करते हैं, ले, अब इसके अंदर बता देती हूँ फर्स्ट। एक क्या होता है, कुकू बर्ड। कुकू बर्ड क्या होता है? कुकू बर्ड बहुत चालाक होता है, कुकू बर्ड बहुत चालाक होता है। और ये क्रो होता है, क्रो बेचारा बर्ड क्या करता है, अपना तो अपना अपने बर्ड्स को पालता है, फिर कुकू बर्ड क्या करता है, अपना बर्ड जाके क्रो की बर्ड के नेस्ट के अंदर डाल देता है, राइट। सो कुकू बर्ड अपना अंडा जाके क्रो के बर्ड के नेस्ट के अंदर डाल देता है, और फिर ये जो क्रो है, क्रो बेचारा भोला रहता है और इसको लगता है कि ये इसका ही खुद का बच्चा है, और फिर ये अपने पूरे बच्चों को क्या करता है, पालते रहता है, ठीक है। सो दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म। अब रीड करते हैं। सो ब्रूड पैरासिटिज्म बर्ड इन बर्ड्स इज एन फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इन विच द पैरासिटिक बर्ड्स lay its eggs in the nest of the host। अब ये होस्ट कौन है, क्रो, ठीक है। और पैरासाइट बर्ड कौन सा है, कुकू बर्ड। एंड लेट्स द होस्ट incubate them, incubate कर रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासाइट हैव evolved to resemble the host egg। अभी क्या कर रहा है, मैंने क्या बोला, दोनों को रिजेंबल मतलब सेम कलर सेम वैसा करके साइज, वो सब सेम कलर एंड साइज, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड ejecting them out of the nest। ऑब्वियसली अगर ये ना डिफरेंट बर्ड्स रहेगा तो एक क्रो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, राइट। नाउ ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द कुकू बर्ड एंड द क्रो इन योर नेबरहुड, ठीक है। तो सेम थिंग मैंने अभी जस्ट बताया। अब कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? इट इज अ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर विल बी नीदर हार्म्ड और नॉट बेनिफिटेड, ठीक है। तो कमेंसलिज्म के अंदर नीदर हार्म्ड नॉट बेनिफिटेड। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिटाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। अब एक याद कर लो, जैसे ऑर्किड विच ग्रोज एज एपिटाइट। एपिटाइट मतलब एक जो ठीक है। अब कुकू बर्ड आई मीन सॉरी ऑर्किड। ऑर्किड क्या होता है, ऑर्किड एक है ना मैंगो ब्रांच के ऊपर ग्रो करता रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इट ग्रोज एज एन एपिटाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। अभी ये पूरा शेल्टर वो सब वगैरह रहता है मैंगो ट्री से, और मैंगो ट्री को कोई फायदा या तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन एन मैंगो ब्रांच एज एन एपिटाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। अब बर्नाकल्स, सेकंड एग्जांपल क्या, बर्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हेल, बेनिफिट, ठीक है। बर्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हेल इज आल्सो अनदर एग्जांपल, जिसके अंदर ये बर्नाकल्स है वो व्हेल के साथ साथ जाते रहते हैं, ठीक है। द कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन। अब इसके अंदर क्या होता है, कैटल इग्रेट, ये क्या करता है, कैटल इग्रेट चलते रहता है और फिर ये ना इंसेक्ट्स फ्लश आउट करता है। कैटल क्या करते हैं, इंसेक्ट्स फ्लश आउट करते हैं। जो इग्रेट्स रहते हैं, कैटल इग्रेट्स, वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो कैटल इग्रेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूचुअलिज्म, और उससे पहले एक और एग्जांपल है, जैसे सी एनेमोन। सी एनेमोन के पास क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं तो फिर वो जैसे जैसे जाते हैं तो वो प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन किसको देता है, जो फिश उसके नीचे रहती है, जैसे क्लाउन फिश क्या करती है, उसके नीचे ही रहती है, ठीक है, उसके साथ साथ चलती रहती है। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स व्हिच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। द एनिमल डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश। तो एक का नुकसान आई मीन सॉरी एक का फायदा और एक का ना ही नुकसान या तो ना ही फायदा। अब होता है म्यूचुअलिज्म। लास्ट है म्यूचुअलिज्म। दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज, जैसे दोनों का। लाइकन्स किसके ऊपर है, फंगाई एंड तो फंगाई एंड algae का जो एसोसिएशन उसको लाइकेंस है, ठीक है। तो लाइकेंस रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगाई एंड द फोटोसिंथेसाइजिंग algae, ठीक है, और साइनो बैक्टीरिया। फंगाई क्या करती है, फंगाई इज बेसिकली हेल्पिंग इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, किससे, सॉइल से, टू द प्लांट। जो प्लांट वापस क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सिमिलरली तो लाइकेंस किसके उसमें, लाइकेंस इज द mutualistic relationship between a fungi and a algae। और mycorrhiza is an association between the fungi and roots of higher plants। So mycorrhiza is roots of higher plants and fungi, और lichens are fungi and algae के। Now fungi will help in the absorption of nutrients and plant will in turn provide the energy yielding carbohydrates। Next we have pollinators। pollinators का क्या होता है, plants and the pollinators। तो plants will reward देते हैं, है ना, और जो animals देते हैं वो pollinate करते हैं, ठीक है। So next we have चीटर्स भी होते हैं, राइट। सो चीटर्स के अंदर क्या होता है, दे हैव टू आल्सो सेफगार्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द चीटर्स। फॉर एग्जांपल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील द नेक्टर विदाउट एडिंग पॉलिनेशन। अब एक और एक चीज होती है को-एवोल्यूशन। को-एवोल्यूशन इन प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व को-एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अब एक चीज होती है इन मेनी फिग ट्रीज देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प। इट मींस दैट इट गिव्स फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली। अच्छा ठीक है। सो नाउ इफ फिग स्पीशीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर वास्प के साथ ही अपनी रिलेशनशिप रख सकती है, ठीक है। नो अदर स्पीशीज कैन बी मतलब नो अदर स्पीशीज कैन पॉलिनेट दैट फिग ट्री, ठीक है। तो फीमेल वास्प विल यूज द फ्रूट। अब क्या करती है, जो फीमेल वास्प होती है वो फ्रूट को यूज करती है एज एन ओवी पोजीशन, और ऑल्सो एग ले करती है, और एक नरिशिंग लावा भी यूज करती है। उसके जो फ्रूट रहता है वो अपनी लावा को नरिश करते हैं, ठीक है। तो वॉस्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग। अब ये वॉस्प क्या करती है, पॉलिनेट क्या करती है, किसको करती है, फिग इन्फ्लोरेसेंस को, अपने पेटल्स या उसको फिग ट्री को क्या करती है, पॉलिनेट करती है, सर्चिंग फॉर सूटेबल एग लेइंग सूट। ओके सो अब हमारे पास क्या आता है, जो वॉस्प होता है वो पॉलिनेट करता है द फिग इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अ फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वॉस्प, ठीक है। तो ये वॉस्प हो गया, और ये क्या है, फिग फ्लावर, और ये क्या है, वॉस्प लेइंग एग्स इन अ फिग फ्रूट। ये हो गया हमारे एग्स, छोटे छोटे एग्स, ठीक है। ठीक है। सो लास्ट पार्ट क्या था, वही कि वॉस्प पॉलिनेट करता है फिग इन्फ्लोरेसेंस को, और फिर सर्च क्या करता है, सुटेबल एग लेइंग साइट्स, ठीक है। एंड रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन फॉर द फिग क्या ऑफर करता है वॉस्प को, अपना डेवलपिंग सीड्स एंड लावे के लिए अपना फ्रूट आई मीन सीड्स डेवलपिंग सीड्स करता है लावे के लिए, ठीक है। ऑर्किड्स क्या करता है, शो बेवलरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स व्हिच many of which have evolved to attract the right pollinator A। तो अब ये ऑर्किड्स क्या होते हैं, ऑर्किड्स किसको अट्रैक्ट करते हैं, बीज को, है ना। फिर लेकिन दूसरे
दूसरे क्या करते हैं, दूसरे अवार्ड नहीं देते, दूसरे क्या होते हैं, धोखेबाज वाले होते हैं. सो द मेडिटेरेनियन orchid orpheus employs sexual deceit. Sexual deceit करता है to get pollination done by a species of bee. One petal of its flower bears an uncanny resemblance to the fee of the bee in size of the color and markings, and the male bee will be attracted to what it perceives as a female, है ना, and pseudo copulates with the flower, and during that process क्या करता है, वो dust कर देता है अपना pollen grain, ठीक है, from the flower. When the same bee will pseudo copulate with another flower, ठीक है, दूसरे दूसरे को करता है, तो क्या करता है, it transfers the pollen to it and thus it will pollinate the flower. इसके हम देख सकते हैं co-evolution भी required होती है, क्यों, because the female bee color pattern भी change हो सकता है, right? So the bee should evolve with the फ्लावर, है ना. तो बस यही है हमारा चैप्टर, ठीक है.